नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कन्हैया हत्याकांड मामले को लेकर के आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजधानी जयपुर के एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी होगी। एनआईए की टीम एक बार फिर उदयपुर पहुंची है। इसी बीच बड़ी जानकारी यह है, सुबह कुछ इलाकों में एनआईए की टीम की ओर से दबिश दी गई। एटीएस और स्थानीय पुलिस की टीम भी साथ में मौजूद है। कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन करने की सूचना सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इस पूरे मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एनआईए की टीम एक बार फिर उदयपुर पहुंची है और सुबह कुछ इलाकों में एनआईए ने उदयपुर के दबिश दी है। उदयपुर के अलग अलग इलाकों में एनआईए की ओर से दबिश दी गई है। एनआईए की टीम एक बार फिर उदयपुर में है और यहां पर कुछ इलाकों में दबिश देने की जानकारी भी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो एक तरफ आज सभी 7 आरोपियों को एनआईए विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ एनआईए की जो टीम है अब वो एक बार फिर से उदयपुर में है और उदयपुर में एनआईए की टीम ने आज सुबह कई इलाकों में दबिश दी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी है। कन्हैया लाल हत्याकांड मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है और वो अपडेट ये है कि एटीएस और स्थानीय पुलिस के साथ एनआईए की टीम ने आज सुबह कई इलाकों में दबिश दी है और एनआईए की टीम एक बार फिर से उदयपुर में पहुंची हुई है। और वहीं इस उदयपुर हत्याकांड मामले को लेकर के बड़ी जानकारी यह भी कि कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में आज सभी 7 आरोपियों की पेशी कोर्ट में होगी। 7 आरोपियों को जयपुर के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज जरदारी की पेशी है। साथ ही आसिफ मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद मोहसिन और फराद मोहम्मद को भी कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया जाएगा। जो 2 मुख्य आरोपी है उनको कोर्ट में बापर्दा पेश किया जाएगा पिछली बार की तरह ही, और बाकी के जो 6 आरोपी है उनकी भी पेशी होनी है। 28 जून को कन्हैया लाल के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से एटीएस की तरफ से जांच की गई और उसके बाद ये जांच एनआईए को सौंपी गई। अब एनआईए की कस्टडी में सभी 7 आरोपी इस वक्त हैं और आज एनआईए की टीम 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। माना यह जा रहा है कि कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड एक साथ लिया जा सकता है, क्योंकि अभी आमने सामने बिठा करके पूछताछ एनआईए की ओर से करनी बाकी है। कुछ जगहों पर इन्हें वापस मौके पर ले जाया जाएगा, सीन रिक्रिएट किए जा सकते हैं और ऐसे में आरोपियों की कस्टडी जो है एनआईए को अभी चाहिए होगी। और शायद यही वजह कि आज एनआईए जब इनको पेश करेगी तो 7 आरोपियों की कस्टडी एक साथ मांग सकती है। न्यायिक अभिरक्षा के बजाय जो रिमांड है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। 14 दिन का रिमांड आज एनआईए की ओर से कोर्ट में मांगा जा सकता है। हालांकि ये कोर्ट पर डिपेंड होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट कितने दिन का रिमांड एनआईए को देता है। लेकिन ये जो जानकारी अभी सामने आ रही है, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि जो अभी एनआईए 14 दिन का रिमांड मांग सकता है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के, पूरे मामले को लेकर के एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई अहम तथ्य सामने आ रहे हैं। और एनआईए अब जो अगली कड़ी है जांच की, इंटरोगेशन की, उसमें यह है कि पहले सबसे अलग अलग पूछताछ एनआईए की ओर से हो चुकी है और अब एनआईए इनको आमने सामने क्रॉस वेरिफिकेशन और ये तमाम जो कड़ियां हैं इनके तहत अपनी जांच करेगा, तो पूछताछ करेगा। इसके लिए एनआईए को अब रिमांड चाहिए होगा और आज जब एनआईए इनको एनआईए कोर्ट में पेश करेगा तो एनआईए की टीम इनका रिमांड मांग सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सीधे हम सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, आज 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना है। आप इस वक्त एनआईए कोर्ट परिसर में जयपुर में मौजूद हैं। जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि आज कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से इन्हें पेश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज एनआईए कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। जो तस्वीरों की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल जो कोई खास हलचल एनआईए कोर्ट में नज़र आपको नहीं आएगी। जो रूटीन जाब्ता है वो रूटीन जाब्ता यहाँ पर तैनात है, जो कि अमूमन यहाँ पर कोर्ट के अंदर मौजूद रहता है, क्योंकि जेल से एक साथ आरोपियों को लाया जाता है।
बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे के समय यानी लंच के बाद में जो है इनको पेश करने के बाद सामने आ रही है, जो कि लोकल पुलिस के सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। क्योंकि लोकल पुलिस को पहले सूचना दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर भारी जाब्ता तैनात किया जाएगा और उसके बाद में उन सभी 7 आरोपियों को यहाँ पर आज एक साथ पेश किया जाएगा, जिसके अंदर मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी जो कि 2 मुख्य आरोपी हैं और बाकी इनके सहयोगी हैं, चाहे किसी ने रेकी में सहयोग किया हो या प्लानिंग में सहयोग किया हो, उन सब लोगों को जो है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा। सबसे जो अंतिम आरोपी है बाबला, जो फरहाद है, मोहम्मद फरहाद, उसको जो है साथ यहाँ पे लाया जाएगा। सबसे अंत में संडे के दिन उसको पेश किया गया था यहाँ पर। और ये जो दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही, इन्हीं से उसको कोर्ट में अंदर लेके जाया जाएगा। और जो तीसरा फ्लोर है NIA कोर्ट का, वहाँ पर NIA जुडिशल CBI 1 जो अदालत है, वहाँ पर इन आरोपियों को आज पेश किया जाएगा। और मान के चला जा रहा है कि NIA आज इनकी PC रिमांड फिर से मांगेगी। तकरीबन 14 दिन की रिमांड NIA मांग सकती है। हालांकि कोर्ट के ऊपर ये निर्भर रहेगा कि उनको कितने दिन का रिमांड दिया जाता है, लेकिन NIA की विशेष अदालत में आज इनको पेश किया जाएगा और उसके बाद में रिमांड मांगने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह के घटनाक्रम था उसके बाद ये मान के चला जा रहा है कि NIA कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और साथ ही NIA का इस पूरे मामले में ये भी कोशिश है कि जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी कर ली जाए और जांच पूरी करने के बाद में जो है वो आरोपियों को यहाँ पर पेश कर दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि NIA पर भी लगातार, जैसे हम बात कर रहे थे, दबाव तो है कि वो जल्द से जल्द चालान पेश करें जिससे कि ट्रायल शुरू हो सके। और जो हर आदमी चाहता है कि इन आरोपियों को उनके गुनाह की सज़ा मिल सके ट्रायल के बाद में, वो तभी संभव हो पाएगा जब NIA एक पुख्ता जांच कर पाएगी और एक पुख्ता और मजबूत चालान जो है वो कोर्ट के सामने केस पेश कर पाएगी। देखिए, दोनों मुख्य जो आरोपी हैं उनका एक वीडियो एविडेंस NIA के पास है जो कि उन्होंने खुद ने वायरल किया था, लेकिन जो अन्य आरोपियों को पेश किया जा रहा है उनकी कड़ी से कड़ी जोड़ना NIA के लिए एक चुनौती से कम नहीं होगा। पूरी साजिश किस तरह से रची गई उसमें कोई लेकुना न रह जाए, यही वजह है कि NIA पूरी तरह से जांच में यहाँ पे लगी हुई है। SOG जो मुख्यालय है राजस्थान पुलिस का, SOG का, उसको NIA ने अपना ब्रांच ऑफिस बनाया हुआ है। NIA के वेबसाइट के ऊपर जो ब्रांच ऑफिस इस मामले से जुड़ा हुआ दिखाया गया है वो SOG का दिखाया गया है। तो NIA वहीं पर रहकर जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को यहाँ पे तकरीबन 7 से पेश किया जाएगा, 7 आरोपियों को, और वहीं पर सभी आरोपियों को रखा भी गया है। अब इसमें ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि अभी 7 आरोपियों को आज पेश किया जाएगा और उसके बाद में इस सप्ताह जो है NIA कई और गिरफ्तारियां दिखा सकती है, क्योंकि मान के चला जा रहा है कि दर्जन भर से ज़्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मामले के अंदर होगी। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, कानपुर से हो या हैदराबाद से हो, अजमेर कनेक्शन इस पूरे मामले का हो, तो इससे यही साफ हो रहा है अब तक की जांच में NIA की, जो कि निकल के बातें सामने आ रही है कि ये कोई क्षणिक भर का गुस्सा नहीं था कि क्षणिक भर गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया गया और पूरी प्लानिंग की गई थी। कई लोगों को टारगेट किया गया था जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट किए थे। कन्हैयालाल साहू क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट था, एक आसान टारगेट था इन आरोपियों के लिए, इसलिए मैं उसको टारगेट यहाँ पर किया गया NIA के माफ़ कीजिएगा आरोपियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी साजिश के तहत पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। अब साजिश की कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो प्रयास है वो NIA द्वारा किया जा रहा है। जयपुर में रहकर NIA की टीम लगातार जांच कर रही है। कई टीमें ऐसी है NIA की जो कि अलग अलग शहरों में गई हुई, वहाँ पर उन्होंने जांच पड़ताल की है। उदयपुर में भी NIA की टीम कई बार विजिट कर चुकी है। सीन रिक्रिएशन की बात भी सामने आई थी, हालांकि सीन रिक्रिएट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन मौके वारदात पर NIA की टीम कई बार जा चुकी है। साक्षी जुटाने की कोशिश की जा रही है, सभी आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है और यही वजह है कि अभी पूछताछ बाकी है। कई लोगों की गिरफ्तारी होना शेष है। बताया यह भी जाता है कि NIA ने अभी भी 3 से 4 ऐसे आरोपी हैं जिनको डिटेन कर रखा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक NIA ने शो नहीं की है। तो इस सप्ताह कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, कई और आरोपियों की गिरफ्तारी शो की जाएगी। आज सभी आरोपियों के साथ पेश किया जाएगा, एक साथ रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद में जो अन्य आरोपी हैं जिनको डिटेन किया हुआ है, कुछ आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उनको नोटिस दिए गए थे, उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी NIA आने वाले दिनों में दिखा सकती है। जी बिल्कुल कपिल, जिस तरीके से अब देखिए जांच आगे बढ़ रही है, क्या ये माना जाए कि कब तक ये जांच पूरी कर ली जाएगी? क्योंकि ये एक सवाल बार बार इस बात को लेकर के ज़रूर सामने आता है सचिन कि आखिर अब NIA जो है अब वो जल्दी से जल्दी जांच पूरी करने के बाद जो ट्रायल जल्द से शुरू हो जाए और इसके बाद जो आरोपी है सचिन उनको कम से कम जो है इस पूरे मामले में सजा दिलाई जा सके।
देखिए एनआईए की कार्यशैली की अगर हम बात करते हैं हेमंत, तो देखिए चाहे अजमेर बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने लगातार जो जांच की थी, उसके बाद ट्रायल चला था। 2 आरोपी जो है वो बरी हुए थे, बाकी शेष को सबको सज़ा मिल गई थी। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन एनआईए की जो कार्यशैली है वो ये है कि वो तफ्तीश जो है वो बहुत आराम से करती है। एक कड़ी को कड़ी से जोड़ कर तफ्तीश की जाती है। एनआईए की तफ्तीश में समय अधिक लगता है, लेकिन तफ्तीश जो है वो पुख्ता होती है। लेकिन इस बार जो है एनआईए पे भी एक विशेष तरह का दबाव है, क्योंकि जो घटना है, इस तरह की घटना देश में पहले कभी नहीं हुई है। पहला मौका था जिसमें इस तरह से आतंक फैलाने की कोशिश की गई है। आरोपियों ने खुद ने जो है वीडियो बनाए, वीडियो वायरल किए हैं। गला रेत कर हत्या करना, तालिबानी तरीके से हत्या करना, तो ये एनआईए के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए। हालांकि देखिए अभी जांच को समय काफ़ी कम हुआ है। 28 तारीख की घटना थी और उसके 2 से 3 दिन बाद एनआईए को जो है पूरा मामला सुपुर्द किया गया था। हालांकि एनआईए की टीम जो है अगले दिन ही पहुंच गई थी, लेकिन ऑफिशियली जो केस ट्रांसफ़र है उसको होने में काफ़ी समय लग गया था कोर्ट के अंदर। तो ऐसे में एनआईए ने भी ज़्यादा समय नहीं लिया है, लेकिन फिर भी माना ये जा रहा है कि एनआईए को भी निर्देश है कि जल्द से जल्द जांच को पूरा करना है, जिससे कि एक नया रिकॉर्ड एनआईए बना सके। हालांकि सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, इस तरह की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनका काम करने का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है लगातार, और इसे लेकर के अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां पर बारिश से हाहाकार मचा है। हाल यह है कि जहां पर देखो वहां पर पानी ही पानी है, और इसी बीच ऑपरेशन जिंदगी यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ये वीडियो गुजरात के वलसाड इलाके का जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पिछले 3 दिनों में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से हालात यहाँ पर अब बेहद खराब होते जा रहे हैं। अंबिका नदी के किनारे भारतीय तटरक्षक बलों ने हेलीकॉप्टर से 16 लोगों का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये रेस्क्यू यहाँ पर अंबिका नदी में किया गया। बहरहाल आपको बता दें कि अंबिका नदी अब उफान पर आ गई है, तो लगातार भारी बारिश की वजह से अंबिका नदी में जो पानी का बहाव है वो तेज हो गया है, और इसी दौरान यहाँ पर कुछ लोग फंस गए थे जिनको रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में ध्यान से देखिए, ये व्यक्ति जिसे यहाँ से हेलीकॉप्टर से जो है वो रेस्क्यू करके बचाया गया। ये तस्वीरें यहाँ पर ये बताती हैं कि हालात अब धीरे धीरे विकट होते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन, सरकार, तमाम लोग इस कवायद में जुटे हुए हैं कि कैसे लोगों तक राहत पहुँचाई जा सके। वलसाड में 16 लोगों के रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। कुल मिलाकर कि गुजरात में इस वक्त लगातार बारिश के चलते हालात खराब हैं। तो वहीं गुजरात में भारी बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात पानी पानी हो गया। नवसारी के इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़क पर पानी है तो घरों में भी लोगों के पानी घुस गया। ये नवसारी की तस्वीरें हैं। नवसारी और बाकी जो कई इलाके हैं उनमें हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं, यानी कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। कई जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से पानी से भर गए हैं, लोगों की घरों तक में पानी घुस गया है, और कई जगह ऐसी है जहाँ पर आप कमर तक पानी जो है वो देख सकते हैं। लोगों के किस तरीके से अब आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार जैसी बारिश हुई है, भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, पानी की आवक लगातार हो रही है, और ऐसे में नवसारी में ख़ासतौर पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हुआ है, और ज़्यादा पानी आने की वजह से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ निचले इलाके जो हैं उनमें लोगों के घरों तक भी पानी पहुँच गया है, और ऐसे में लोगों की दिक्कतें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से और तमाम राहत जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सरकार भी इसे लेकर के लगातार काम कर रही है। बहरहाल ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में गुजरात में नजर आ रहे हैं। तो वहीं लगातार गुजरात में भारी बारिश के चलते अब अंबिका नदी उफान पर आ गई है। नवसारी के इलाके में अंबिका नदी में उफान देखा जा रहा है और अब पानी की भारी आवक देखने को मिल रही है, और इसी बीच अंबिका नदी में जो है अब वो लहरें, ज़्यादा पानी का बहाव और रफ्तार जो है अब वो तेज़ हो गई है, और इसी दौरान एक बाइक अंबिका नदी में बहने की जानकारी सामने आई है। जहां पर आप ये तस्वीर देखिए, लाल घेरे में ये युवक थे जो बाइक को पकड़े हुए थे, लेकिन लगातार तेज़ बहाव के चलते बाइक इनके जब हाथ से छूटी तो इसके बाद तेज़ रफ्तार से बहते हुए आगे बढ़ गई, और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं।
वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंबिका नदी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त अंबिका नदी जिस तेज़ रफ्तार से उसमें बहाव देखने को मिल रहा है, उसके चलते लोगों को अलर्ट भी किया गया है कि नदियों से लोग इस वक्त दूर रहें, क्योंकि नदियों में पानी की आवक इस वक्त ज़्यादा है, पानी का फ्लो ज़्यादा है और इससे जान को खतरा हो सकता है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंबिका नदी की तस्वीरें हैं जहां पर अंबिका नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है, तेज रफ्तार के साथ पानी आ रहा है और अंबिका नदी उफान पर है। अंबिका नदी का जो पानी है वो कई गांव में घुस गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक पूरी जो है अंबिका नदी में लहरों के साथ बहती हुई आगे बढ़ गई है। तेज रफ्तार के साथ जो है यहाँ पर बाइक बही है, क्योंकि पानी की रफ्तार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, तेज बहाव पानी का यहाँ पर हो गया है जो आसपास के जो इलाके हैं, निचले इलाकों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। डन पड़ी बापा मोर ये पूरो। तो वहीं राजकोट में मूसलाधार बारिश की खबर है और लगातार बारिश होने के चलते यहां पर जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। लगातार बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोग परेशान हैं। मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात राजकोट के इलाके में भी पैदा हो गए हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से कमर तक लोगों के यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों की परेशानी अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। गुजरात के चाहे वो नवसारी के इलाके हों, राजकोट के इलाके हों या फिर आसपास के बाकी के इलाके, यहाँ पर हालात अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई निचले इलाके डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी अभी और बढ़ सकती है। हालांकि बारिश का दौर अभी लगातार जारी है। राजकोट की तस्वीरें हैं, राजकोट में भी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई कॉलोनियों में पानी भर गया, निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं, लोगों के घरों तक में पानी भर गया है, आवागमन में दिक्कतें पैदा हो गई है, लोगों के खाने पीने के सामान को भी लेकर के अब परेशानी पैदा हो गई है। तो वहीं कच्छ के इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर भी अब हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। उसकी तस्वीरें देखिए, ये कच्छ के इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर एक घर में आप देखिए पूरा पानी पानी चारों तरफ से। अब लोगों के सामने ये परेशानी पैदा हो गई है कि आखिरकार इस तरह से पानी के चलते हुए घर में कहां पर रहें। ये जो बारिश का दौर चला है वो लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है और बाढ़ जैसे हालात कच्छ के इलाके में भी देखने को मिल रहे हैं। अंजार के मारुति नगर, अंबे नगर इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। बीकानेर से बड़ी खबर, राजस्थान की खबर का असर हुआ। न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पीबीएम अस्पताल से अब पानी निकाला जा रहा है। अस्पताल प्रशासन पानी निकलवाने में जुटा हुआ है। पानी से मरीजों को परेशानी हो रही थी। भारी परेशानी का सामना मरीजों को, उनके तीमारदारों को करना पड़ रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। सवाल उठाए थे कि आखिरकार मरीजों को होने वाली इस परेशानी से सरोकार कैसे है, कैसे ये हालात बदलें। और अब यहां पर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। पीबीएम अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर अब अस्पताल प्रबंधन जागा है और हरकत में आया। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अब पानी निकलवाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता है बीकानेर से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष, क्या जानकारी है, न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिल रहा है बीकानेर में? निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है बीकानेर में, जहां पर कल हमने एक खबर बड़ी प्रमुखता से प्रसारित की थी। बारिश का पानी भर गया था पीबीएम अस्पताल में, ट्रॉमा सेंटर के बाहर, जहां पर काफी संख्या में मरीज आते हैं। लगभग 2-2 फीट का पानी भरा हुआ था और सड़कों पर
सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे थे। उन गड्ढों में पानी भरने से जो वाहन चालक थे उनको कुछ भी पता नहीं था कहां पर गड्ढे हैं, और हमारे देखते देखते ही वहां पर हमने विजुअल्स में भी दिखाया था किस तरह से दोपहिया वाहन चालक जो हैं वो गिर रहे हैं उन गड्ढों से उस पानी में। और इसके बाद में जब हमने जिम्मेदारों से सवाल किए तो उनका भी एक अपना ही तर्क था कि पहले से ही ये दिक्कत होती आ रही है, लेकिन हम इसको अब दिखवा देंगे। जिसके बाद में जब खबर चली न्यूज़ 18 पर, उसके बाद में अस्पताल प्रशासन जागा है और अब खुद के ही स्तर पर अस्पताल प्रशासन की ओर से टैंकर के जरिए पानी निकलवाया जा रहा है। दरअसल जब हमने पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि निगम के अधिकारियों को हमने इसके बारे में बताया है और उनसे गुजारिश की है कि आखिर में इस पानी को निकलवाया जाए, लेकिन निगम की ओर से अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि निगम की ओर से मदद मांगने के बाद भी वहां पर पानी नहीं निकलवाया गया। लेकिन अस्पताल प्रशासन अब मरीजों के हित को देखते हुए खबर चलने के बाद में जब हमने इस प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उसके बाद में प्रशासन की नींद टूटी और अस्पताल प्रशासन अब खुद के स्तर पर ही ये जो पानी की निकासी का कार्य करवा रहा है ताकि अब मरीजों को परेशानी ना हो सके। जी हेमंत। बिल्कुल मनीष, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ और हम आपको बता दें कि आखिरकार जो खबर हमने चलाई थी किस तरीके से हमने दिखाया था कि कैसे यहाँ पर बारिश के बाद जो हालात है अब वो ख़राब हुए, और ख़ासतौर पर बीकानेर संभाग का ये सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम अस्पताल, वो बदहाली के दौर से गुजर रहा है। इस अस्पताल के कंधे पर संभाग के लाखों लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अस्पताल प्रबंधन मरीजों का ध्यान रखने का दावा भी करता है, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने यहां पर कैसे हालात पैदा कर दिए जो प्रशासन के दावों की पोल खोल करके सामने रख रहे हैं। साथ ही साथ मरीजों को कैसी परेशानी हो रही है इस खास रिपोर्ट में देखिए जो हमने आपको दिखाई थी, और उसके बाद अब प्रशासन जागा है। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल बदहाल। पहली बारिश में अस्पताल पानी पानी। भगवान भरोसे व्यवस्था, मरीजों की बढ़ी परेशानी। जिस जगह हम मौजूद हैं वो कोई तालाब नहीं बल्कि बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल का परिसर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते, पीबीएम अस्पताल की लापरवाही के चलते यहाँ पर कल जो हुई बारिश है उससे पानी पूरी तरह से भराव हो चुका है, और ये भराव आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल व्यवस्था के मामले में बीमार है। परिसर में दिख रहा तालाब जैसा नजारा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की कहानी कह रहा है। इस अस्पताल में बीकानेर संभाग के 4 जिलों के अलावा पंजाब और हरियाणा से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन परिसर में प्रवेश करते ही फिसल कर गिर जाते हैं, क्योंकि अस्पताल के चारों तरफ 2-2 फीट बारिश का पानी भरा हुआ है और वाहन चालकों के साथ दुपहिया वाहन वाले मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीकानेर में कहीं चले जाओ खड्डे ही खड्डे, हर जगह बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले हफ्ते मेरी उंगली टूट गई, मैं गिर गया पानी के अंदर, मेरा पाँव टूटा हुआ है सारा गिर के। अब हम क्या करते हैं, इस पानी के अंदर खड्डा दिखाई नहीं देता है और गिर जाते हैं। ऑटो का पहिया गिरते ही ऑटो पलट जाता है, सवारी के भी लग जाती है, तो हम डरते हैं कहीं बरसात में ऑटो भी नहीं चलाते। अब मजबूरी है मेरी, हॉस्पिटल आना पड़ता है। प्रशासन तो इस तरह ध्यान दे रहा है। यहाँ पे आगे वो 5 रुपये का खाना मुफ्त में खाना मिलता है, तो वहाँ जाता है तो बीच में कई बार गिर जाते हैं। रात में गए थे अंधेरे में 3-4 बीच में गिर गए थे, तो इस और प्रशासन को ध्यान तो देना चाहिए क्योंकि मरीजों को बहुत ही परेशानी होती है। अस्पताल परिसर में पानी भरने से कई वाहन चालक और मरीज गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं अस्पताल अधीक्षक मरीज हित में पुख्ता व्यवस्था की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर निगम का कहना है कि जल भराव ज्यादा नहीं है और पाइप के जरिए पानी निकालना संभव नहीं है। ये लंबे समय से एक समस्या चली आ रही है, तो इसमें लापरवाही तो नहीं कि बारिश के समय पानी इकट्ठा होता है। हालांकि पूर्व में भी मैं बता रहा हूँ कि पूर्व में भी प्रयास किए गए अस्पताल के द्वारा, और अब जैसे अभी मैंने कार्यभार 2-3 महीने पहले संभाला है, पहली बारिश है उसके बाद में, तो मैंने अभी डीपीआर के लिए भी बोल दिया। हमारे नीचे जो कर्मचारी हैं उनको कहा कि डीपीआर तैयार कराई जाए, जो संबंधित जो विभाग है उनके द्वारा,
जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि NHM से करवाएं या PWD से कराएं। तो DPR करवा के उसको सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे कि भी वो, ताकि इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके। पीबीएम के अंदर जो व्यवस्थाएं बनाने का काम पीबीएम प्रशासन का है, तो यदि कहीं गड्ढे हैं तो वहां उनको संकेत लगाने चाहिए कि यहाँ गड्ढे हैं, इधर से नहीं निकले। बाकी पानी उठाने वाली बात है तो वहां हम इंजन लगा देंगे और पानी उठा लेंगे। कुल मिलाकर अस्पताल प्रबंधन और नगर निगम के अपने अपने तर्क हैं। वहीं मरीजों को फिलहाल परिसर के पानी जैसी मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? हालात हैं पीबीएम अस्पताल परिसर के वो काफी बदतर हैं और जो मरीज हैं उनकी भी जान सांसत में आए दिन पड़ी रहती है, लेकिन जो प्रशासन है उसको अपनी कागजी कार्रवाई करने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और सीआरपीएफ के जवान का शव नहीं उठाया गया है, समाज के लोगों की ओर से इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जोधपुर में सीआरपीएफ के जवान की आत्महत्या का ये पूरा मामला और इससे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। समाज के लोगों ने शव नहीं उठाने दिया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के समाज के लोग अड़े हुए हैं। नरेश जाट, जिसने सीआरपीएफ कैंपस में ट्रेनिंग सेंटर में आत्महत्या कर ली थी खुद को गोली मारकर, और उसके बाद बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के समाज के लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएलपी के विधायक पुखराज गर्ग, रघुराम खोजा, संपत पूनिया मोर्चरी के पास मौजूद हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल के आने की भी यहां पर संभावनाएं जताई जा रही हैं। बड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है? देखिए, बात करें नरेश जाट द्वारा आत्महत्या करने के बाद जो लगातार जो है गतिरोध अब कई मांगों को लेकर जारी है। 7 सूत्रीय मांगे जो है उसके समाज की ओर से रखी गई है, जिसमें उसकी पत्नी को आजीवन पेंशन देने की मांग की गई है। इसके अलावा जो रिटायरमेंट पर जो सारे जो परिलाभ मिलते हैं उन परिलाभों की मांग की गई है। साथ ही यह मांग की गई है कि जो उसकी बच्ची है जब वो बालिग हो जाए तो उसको जो है केंद्रीय सरकारी नौकरी दी जाए और उसकी बच्ची जो पढ़ाई है वो केंद्रीय स्कूल में जो है निःशुल्क कराई जाए। ऐसी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर जो है समाज के लोग अड़े हुए हैं। और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो हनुमान बेनीवाल है उन्होंने अपनी नागौर की सभा को स्थगित किया और वो जोधपुर जो है आज आ सकते हैं। ऐसे में जो है प्रशासन भी जो है अपनी ओर से तैयारियां कर रहा है, किस तरह से जो इस मामले को सुलझाया जाए इसको प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, अब इस पूरे मामले को लेकर के अब तक जो कानूनी पहलू है उसमें कहां तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि ये भी सामने आया कि इस पूरे मामले में केस दर्ज करवाया गया है कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर के। जी, यह भी एक मांग थी इसमें, जिसको लेकर जो है एक एफआईआर जो है उसके पिता लिखमराम की ओर से पेश की गई थी करवर थाने में, जिसमें एएसआई सतवीर सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो सीआरपीएफ का जो कांस्टेबल है नरेश जाट, उसको इतना प्रताड़ित और परेशान किया गया था कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। इसको लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई और करवर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी लगातार अगर मौके की बात करें, कितने लोग मौके पर वहां पर मौजूद है? और आरएलपी के नेताओं की बात करें तो किस किस की मौजूदगी इस वक्त वहां पर देखी जा रही है? देखिए, अगर बात करें तो आरएलपी के जो विधायक है पुखराज गर्ग, वो कल जो मोर्ची पहुंचे थे, जिसके बाद जो सीआरपीएफ को जो शव जो सुपुर्द किया जाना था उसको लेकर गतिरोध हुआ था और उन्होंने इस बात की मांग की है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाए तब तक शव को नहीं उठाएंगे। जिसके बाद अब एक संपत पुनिया नामक जो वहां पर है रघुराज, जो एक जो आरएलपी का नेता है वो वहाँ पे मौजूद है और कुछ लोग जो समाज के जाट समाज के लोग मौजूद है। इसके अलावा जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। नरेश जाट आत्महत्या मामले को लेकर के अब यह मामला गर्माता जा रहा है। यहां पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सफाई कर्मचारी को टक्कर मारी गई है। जख्मी सफाई कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है। जयपुर में सफाई कर्मी को वाहन चालक ने टक्कर मारी है। जगतपुरा जोन के वार्ड संख्या 113 की घटना है, जहां पर सफाई कर्मी रामकिशन को तेज गति से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी। घायल सफाई कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी मौके पर पहुंचे। घायल सफाई कर्मी से अस्पताल में महेंद्र सोनी ने मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी और इस वक्त अस्पताल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है।